हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और हमारा यूट्यूब चैनल सिंह करूर का में आपका स्वागत है। आज हम अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि जो मानव में या जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, यानी कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो जो लिंग के निर्धारण में जो भाग लेते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गुणसूत्र है या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं ये नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नर में होते हैं शुक्राणु पाए जाते हैं और शुक्राणु में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार मादा में अंडाणु होते हैं और अंडाणु में क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर हम मानव गुणसूत्र की बात करते हैं तो मानव गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या हम कह सकते हैं 23 जोड़े होती है। तो 23 जोड़े की अगर बात करते हैं तो इसमें देखा जाए कि दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है अलिंग गुणसूत्र जिसे हम कायिक या सोमैटिक गुणसूत्र कहते हैं या ऑटोसोम्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो गुणसूत्र इस पे होते हैं, जो इनमें जो जीन होते हैं वह जीन क्या करते हैं, कायिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। किसका स्थानांतरण करते हैं, कायिक लक्षणों को। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये 23वां जोड़ा होते हैं जिसपे नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं, जिसपे जो जीन उपस्थित हैं वह लिंग का निर्धारण करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। कि एक नर और मादा जब संभोग क्रिया करते हैं तो उनके द्वारा जो निषेचन होता है और निषेचन क्रिया के पश्चात जो जायगोट बनते हैं, और जायगोट के बाद जब भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से जब शिशु होता है तो वह शिशु आने वाला संतान जो होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे डिस्कशन होगा, इसी पे हम बात करेंगे, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग कलम कापी लेकर बैठ जाइए, क्योंककि हम साथ ही साथ आपको डिस्कशन भी करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ हम आपको एक बढ़िया नोट्स भी देंगे ताकि आपको एग्जाम में रिटेन करने में कोई इसी प्रकार की समस्या न हो। तो आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था उनका, स्ट्रासबर्गर। और उन्होंने 1875 ईस्वी में कोशिका विभाजन यानी जब समसूत्री विभाजन होता है, यानी एकमात्र कोशिका से जब पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो उस विभाजन के दौरान क्या हुआ, इन्होंने कुछ धागे नुमा संरचना देखी। क्या देखी, कुछ जब केंद्रक होता है, केंद्रक में जब विभाजन होता है तो इसमें जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, उन्होंने क्या उस क्रोमेटिन धागे को देखा और धागे ने जैसी संरचना देखी और उससे क्या कहा, तथा जीव वैज्ञानिक वार्डेयर और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वार्डेयर, और वार्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में इसे गुणसूत्र नाम दिया था। यानी क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। तो देखा इसने किसमें देखा था इसे, स्ट्रासबर्गर साहब ने देखा। कहाँ देखा, केंद्रक में देखा। क्या देखा इसमें, जब कोशिका विभाजन की संरचनाएं हो रही थी, कोशिका विभाजन की क्रियाएं हो रही थी, यानी मात्र कोशिका से जब पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तो उस कोशिका के दौरान क्या होता है, उनमें उनके केंद्रक में कुछ धागे जैसी उनको संरचनाएं दिखाई दी, और उस संरचना की इन्होंने क्या कहा, गुणसूत्र। और जिसे मतलब संरचना देखी, और इसके बाद जीव वैज्ञानिक वार्डेयर ने इसे सन 1888 ईस्वी में इसे गुणसूत्र नाम दिया। क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया, इसे क्रोमोसोम्स नाम दिया। इसके बाद सन 1902 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मैकलम ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, और इसमें कौन कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं। तो उसके सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, मैकलन साहब थे। कौन थे, मैकलन साहब थे। और इन्होंने कब किया था, 1902 ईस्वी में। तो हम बात करते हैं गुणसूत्र को देखने वाली बात। तो देखने वाला काम किसने किया, देखने का काम किसने किया था, स्ट्रासबर्गर साहब ने किया था। कब दिया था, कब देखा था इन्होंने, 1875 ईस्वी में। कैसी संरचना देखी, इन्होंने जब कोशिका विभाजन हो रहा था, जब सेल डिवीजन हो रहा था, तो सेल डिवीजन के दौरान इन्होंने कुछ धागे जैसी संरचना दिखाई दी, जिसे इन्होंने मतलब संरचना देखी। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वार्डेयर साहब ने 1888 ईस्वी में क्या किया, गुणसूत्र, इसे क्या उस संरचना को जो धागे नुमा संरचना थी उसे क्या नाम दिए, गुणसूत्र नाम दिया। तो सन 1902 ईस्वी में एक वैज्ञानिक मैकलन ने, और मैकलन साहब ने क्या किया, लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी गुणसूत्र का
सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा किस प्रकार होता है। वो सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले हैं मैकलन। किसने किया? मैकलन साहब ने किया। कब किया था? 1902 ईस्वी में। तो इनके अनुसार हम देखते हैं कि प्रत्येक जीवधारी की प्रत्येक कोशिकाओं में 2 प्रकार के जीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवधारी जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं जो होती है, प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है कि क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्र होता क्या है? जैसे हम बात करते हैं जो कोशिका होती है, तो कोशिका के 2 भाग होते हैं। तो कोशिका कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो कोशिका कला से और जो केंद्रक कला से के बीच का जो भाग होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशा द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिका केंद्रक कला से जो घिरा होता है, जो चारों तरफ से केंद्रक कला, और केंद्रक कला उसकी किससे जुड़ी थी? साइटोप्लाज्म से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियस, यानी इसे हम केंद्रक कहते हैं। इसे कोशिका द्रव्य, इसे हम केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक में क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य उपस्थित होते हैं। इसमें 4 चीजें होती है। एक केंद्रक कला होता है जिसके द्वारा केंद्रक चारों से घिरा होता है, द्वारा झिल्ली का आवरण होता है। इसके बाद केंद्रक कला में एक तरल पदार्थ होता है, इसे उन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका केंद्रक द्रव्य नाम दिया गया। इसके बाद केंद्रक द्रव्य में एक सघन संरचनाएं पाई जाती है जिसे उन्होंने न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका नाम दिया गया। और इसी में क्या हुआ कि कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दी, और इसी संरचना को किसने देखा था? स्ट्रासबर्गर साहब ने देखा था। और इसी संरचना को, इसी धागे संरचना को क्या कहा था? वाल्डेयर साहब ने इसे गुणसूत्र नाम दिया। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे कहते हैं। क्रोमेटिन धागे, ठीक। तो क्रोमेटिन धागे और जो होता है यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? जो गुणसूत्र होता है किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो होता क्या है? जब केंद्रक का विभाजन होता है, यानी जब कोशिका विभाजन होता है, तो इनमें क्या होता है? इनके केंद्रक जो क्रोमेटिन धागों में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें जब टेंशन उत्पन्न होता है, टेंशन का क्या होता है कि ये टूट जाते हैं, और टूटकर सिकुड़ का एक संरचना बनाती है, धागे जैसी संरचना बनाते हैं। और इसे इन्होंने क्या नाम दिया था? गुणसूत्र नाम दिया गया। जिसे इन्होंने क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, तो इसी हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, इसी गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। तो ये गुणसूत्र की संरचना को देखा गया था। तो यह बताया कि प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक जीवधारी की प्रत्येक कोशिकाओं में, यानी हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में क्या होते हैं? 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? 2 प्रकार के। तो एक जो गुणसूत्र होता है इसे हम काय के गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, या ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन गुणसूत्रों पर केवल दैहिक या कायिक लक्षण वाले जीन उपस्थित होते हैं। जो दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, तो इन गुणसूत्रों पे केवल क्या होते हैं? अब देखिए, जो गुणसूत्र पे क्या होते हैं कि जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र पे क्या होते हैं? इनके किनारों पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और इसी कण को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन क्या कहते हैं? जीन का काम होता है कि आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करते हैं? ये जीन करते हैं, ठीक है। तो जीन क्या होते हैं? जीनोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जीनोम। और जीनोम में क्या होता है कि जो डीएनए में जो उपस्थित होते हैं, जो अमीनो अम्ल होते हैं, उनके रूप में उनके क्या होते हैं? जीनोम अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, और इन्हीं के रूप में क्या होते हैं कि जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है, ठीक। तो ये क्या होता है? कोडान होता है, मतलब ये कोटेड होते हैं, मतलब इनमें जो जीन में जो गुणसूत्र में जो कोडान होते हैं वो कोडित करते हैं, कोडित के रूप में लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो इन गुणसूत्र यानी जो कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों पर केवल दैहिक या कायिक लक्षणों वाले जीन उपस्थित होते हैं। इन प्रकार के गुणसूत्र नर और मादा क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। जो कायिक या अलिंग गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं, नर और मादा दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरी बात क्या है इन्होंने कि दूसरा जो होता है गुणसूत्र, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र या एरोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस प्रकार के गुणसूत्र पर गुणसूत्र नर व मादा के अलग अलग होते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अतः यह केवल लिंग का निर्धारण करते हैं। जो इसके जो जीन उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? केवल लिंग का निर्धारण करते हैं।
यानी आने वाली संतान लड़की हुआ कि लड़का होगा, यह जो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, इस पे जो जीन उपस्थित है उसके द्वारा होता है। तो ऐसे जीन जिनमें लिंग गुणसूत्र यानी समान प्रकार के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मी कहते हैं। ऐसे जीन जिनमें लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, जिनमें लिंग गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं हम क्या कहते हैं, उसे समयुग्मी कहते हैं, यानी कि हम इसे होमोफिलिक कहते हैं। तथा जिनमें असमान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं उसे हम विषमयुग्मी कहते हैं, यानी कि उसे हम हेट्रोफिलिक कहते हैं। तथा जिनमें असमान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं उसे हम विषमयुग्मी या हेट्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोफिलिक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कहाँ होते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 प्रकार के, एक कायिक या अलिंग गुणसूत्र जिसे हम ऑटोसोम्स या सोमैटिक गुणसूत्र कहते हैं, और इन गुणसूत्रों पे जो जीन उपस्थित होते हैं वह हमारे दैहिक लक्षणों को, यानी कि हमारे जो बॉडी होता है इसके जो लक्षण, हमारे शरीर को, हमारा हम गोरे होंगे काले होंगे, हमारी आंखें भूरी होगी कि नीली होगी कि काली होगी, हमारे नाक चपटे होंगे कि उठे हुए होंगे, हमारे ओठ कैसे होंगे, हमारे मतलब ये जो बॉडी यानी कि जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, जो हमारे शरीर की जो बनावट होती है, और इन पे जो आने वाले जो लक्षण होते हैं, हमारे बाल कैसे घुंघराले होंगे कि लंबे होंगे कि काले होंगे कि भूरे होंगे, तो ये सब जो जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं इन लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है, जो सोमैटिक जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, यानी इन गुणसूत्रों पे जो जीन उपस्थित होते हैं वह जीन क्या करते हैं, हमारे कायिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के। तो एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम की हम बात करते हैं। तो जो एलोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, तो इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं इस पे नर और मादा है, ये जो गुणसूत्र होते हैं इस पे ये क्या होते हैं, नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये केवल लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, यह केवल लिंग का, यानी कि जो आने वाली संतान लड़की होगी कि लड़का होगा इसका निर्धारण कौन करते हैं। तो ऐसे जिन पे लिंग गुणसूत्र समान होते हैं उसे हम समयुग्मी कहते हैं, और जिसपे अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषमयुग्मी कहते हैं। तो समयुग्मी को हम होमोफिलिक कहते हैं तथा विषमयुग्मी को हम हेट्रोफिलिक कहते हैं। बस समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि मानव में बात कर रहे हैं, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण इसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अब देखेंगे हम मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है और कैसे होते हैं, और किस प्रकार लड़की और लड़कों का चयन होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की बात कर रहे हैं, चलो हम इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए होता क्या है कि मानव में 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो प्रत्येक मानव में की कोशिकाओं में जो होती है कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो होते हैं शुक्राणु पाते हैं, नर में शुक्राणु पाते हैं और अंडाणु में मादा में अंडाणु पाते हैं। जो प्रत्येक शुक्राणु में 46 गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक शुक्राणु में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, प्रत्येक यानी मानव में 46 से 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 या 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, नर व मादा में समान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जिसे हम अलिंग या कायिक या ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। अतः इस प्रकार के गुणसूत्र पर उपस्थित जीन कायिक लक्षणों का साधारण करते हैं। हमने कहा कि जो कायिक जो गुणसूत्र होते हैं, जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इस पर जो उपस्थित जीन होते हैं वह कायिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह असमान होते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है, वह असमान होते हैं। जो नर में XY व मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। तो इन गुणसूत्रों के द्वारा केवल लिंग का निर्धारण होते हैं। तो हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, किस तरह हम समझेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो जैसा कि अभी बताया गया कि आप लोगों की मानव की प्रत्येक कोशिकाओं में, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र, यानी हम कह सकते हैं शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणु में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 46 गुणसूत्रों में क्या होते हैं, जिसे हम 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र कहते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र जिसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो केवल क्या करते हैं, हमारे
सोमैटिक लक्षणों को ले आने का काम करते हैं, यानी जो हमारे शरीर की जो संरचना का जो लक्षण का निर्धारण होता है यह कायिक गुणसूत्र को उपस्थित जीन द्वारा होता है, तथा जो लिंग का निर्धारण होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं, पहले हम मादा के बारे में लिखते हैं, मादा, ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, फीमेल कहते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है नर, जिसे हम मेल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, मेल कहेंगे। तो जो मादा गुणसूत्र होता है, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि 44 प्लस यक्स और यक्स होते हैं। तो टोटल कितने गुणसूत्र हो गए, 46, यानी यक्स और यक्स गुणसूत्र ये हो गए 44 प्लस यक्स यक्स। और यहाँ से हम नर में बात करते हैं 44 प्लस यक्स और वाई। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, टोटल गुणसूत्र 46 इसमें भी हो गए और 46 इसमें हो गए। ठीक, तो नर में भी 46 गुणसूत्र होता है और मादा में। तो नर में क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। क्या होता है, शुक्राणु। और मादा में अंडाणु पाए जाते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो युग्मक होते हैं, ठीक है, वो अंडाणु होते हैं और शुक्राणु, यानी जिसे हम ओवम कहते हैं वैसे हम स्पर्म कहते हैं। तो जब इनमें आपस में दोनों से मिलने से पहले क्या होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब यहाँ पे इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, तो दोनों विभाजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 46 का क्या होता है, 23 हो जाते हैं गुणसूत्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि 22 प्लस यक्स एक साथ हो जाएंगे। दूसरा होता है 22 प्लस, अरे गुणा करना, 22 प्लस यक्स एक साथ हो जाएंगे। इसी तरह इनमें भी गुणसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो 22 प्लस यक्स, अरे ये यक्स नहीं, यक्स, ठीक। दूसरे में क्या हो जाएगा, 22 प्लस वाई। तो ये जो ये दोनों होते समीपी होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विषमयुग्मी, क्योंकि यहाँ पे दोनों देखिए यक्स वाई दोनों अलग अलग युग्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समीपी, विषमयुग्मी कहेंगे। ठीक है, और इसे हम समयुग्मी कहेंगे। तो यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे जब निषेचन क्रिया होगी, जब नर युग्मक और मादा, यानी कि जब नर द्वारा फीमेल की योनि में शुक्राणु को छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच निषेचन क्रिया होती है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर देखिए इस तरह से अगर विभाजन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 22 प्लस यक्स एक जगह गया और 22 प्लस यक्स एक जगह, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 44 प्लस यक्स और यक्स हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन कर रहा है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके साथ, तो वही चीज होगा यहाँ पे 22 प्लस यक्स, दूसरा होगा 22 प्लस वाई। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएंगे, 44 प्लस यक्स और वाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं और इसके साथ बात करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस यक्स हो जाएगा भाई, फिर 22 प्लस यक्स, या हम कर सकते हैं 44 प्लस यक्स और यक्स। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसके द्वारा और इसके द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज 22 प्लस वाई, फिर 22 प्लस यक्स, टोटल कितना हो जाएंगे, 44 प्लस यक्स और वाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब दोनों समयुग्मी होंगे, यहाँ पे देखिए जब दोनों में यक्स बराबर थे, मादा थी, जब इसमें यक्स और वाई दोनों अलग अलग थे तो इसमें पुरुष का निर्माण होता है, यानी नर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो इनके द्वारा जो संतान होगी वो कौन होगी, लड़की होगी। ठीक, यह भी क्या होगा, यह क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि यहाँ पे 44, हमने कहा कि जो 44 जोड़े जो होते हैं इसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जो यक्स वाई होता है इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आने वाली संतान लड़का होगा, यहाँ पर भी लड़की होगी और यहाँ पे भी
लड़का। ठीक, तो ये चीज़ समझिए। जैसे हमने कहा कि अब देखिए जो नर होता है या हम कह सकते हैं मादा में यक्ष और यक्ष गुणसूत्र होता है, और जो नर होता है इसमें यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो यक्ष गुणसूत्र होता है यह लड़की के लिंग निर्धारण के लिए होते हैं, और जो वाई होता है यह लड़का का लिंग निर्धारण करता है। किसका करता है? लड़का का। तो यहाँ पे हम बात करें कि जब मादा का यक्ष गुणसूत्र और पिता का यक्ष गुणसूत्र मिलता है तो दोनों को जब 44 प्लस यक्ष गुणसूत्र होते हैं, आने वाली संतान क्या हो जाएगी? लड़की होगी। यहाँ पे क्या होगा? लड़का होगा जब यक्ष और वाई मिलेंगे, क्योंकि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये सभी में क्या होते हैं? 22 जोड़े, या हम कह सकते हैं कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं यह नर और मादा दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। यह केवल दैहिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी करना, यानी हमने कहा हमारे बॉडी के जितने भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं इन लक्षणों का साधन कौन करता है? जो 44 जो गुणसूत्र या 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं, इन पे जीन उपस्थित है उनके द्वारा। लेकिन जो ये जो लिंग गुणसूत्र होता है इस पे जो यक्ष और वाई होता है, तो अगर वाई गुणसूत्र होता है तो जो ये लिंग का निर्धारण करते हैं। जो यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो मादा जो होती है इसमें यक्ष और यक्ष गुणसूत्र दोनों समान होते हैं, और जो पुरुष होता है इसमें यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हम इससे बात कर सकते हैं, आता है इससे स्पष्ट है कि अगर पुरुष का जो लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो इससे स्पष्ट है कि लिंग का निर्धारण केवल पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किस पर गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्थानांतरित होता है, निषेचित होता है, तो आने वाला संतान लड़का होगा। अगर पुरुष का यक्ष गुणसूत्र निषेचित होता है तो आने वाली संतान लड़की होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण केवल किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ के हमारे परंपरा में देखा जाता है, हमारे यहाँ देखा जाता है कि अगर मान लीजिए जिस महिला को बार बार अगर लड़की जन्म लेती है तो उसका पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? माता को दिया जाता है। लेकिन यह एक सरासर क्या है? गलत है। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? पिता को जाता है, क्योंकि पिता के पास ही लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं, यानी किसके पास? वाई गुणसूत्र होता है। तो जो अगर मान लीजिए आने वाली संतान जितनी भी लड़की हो रही है तो इसमें जो होता है माता का किसी भी प्रकार का लिंग के निर्धारण किसी भी प्रकार का रोल नहीं है, यानी चाहे लड़का लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें माता के गुणसूत्र का निर्धारण के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो पुत्र जो माता जो पिता का जो गुणसूत्र होता है इसके गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो पूरा का पूरा श्रेय किसमें जाता है? पिता के गुणसूत्र पर जाता है। तो यह बात आप लोग याद रखिए कि अगर जिस भी महिला को अगर बार बार से लड़की पैदा हो रही है या संतान उत्पन्न हो रही है, लड़की के रूप में संतान उत्पन्न हो रही है, तो उसका श्रेय केवल जाता है किसको? पिता को जाता है, न कि माता को। तो ये चीज़ जो आपके अंदर जो भावना भरी हुई है इससे आप बाहर निकलिए और इसको जानने की प्रयास करिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बकायदे ग्राफ द्वारा हम समझा दिए हैं कि जो अगर जो लड़की पैदा हो रही है चाहे लड़का पैदा हो रहा है यह श्रेय किसको जाता है? केवल पिता को जाता है। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे वीडियो। हम फिर कल आएंगे लेके अपने वीडियो में संलग्नता के लिए। तब तक के लिए अगर ये वीडियो मेरे पसंद आए हो तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भेजिए और लोगों को बताइए कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी है। हम आपको अच्छे मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।